हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है 1944 से, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त पर, जिस दौरान एक ब्रिटिश सोल्जर जापानीज हवाई अड्डों को नस्ते नाबूद करके वापस आ रहा है। लेकिन उससे पहले ही उस पर कुछ जापानियों ने हमला करके उसके प्लेन को नष्ट कर दिया, जिससे कि मजबूरन उन्हें एग्जिट करना पड़ा अपने प्लेन को छोड़कर। लेकिन जिस जगह पर वो गिरा था वो जगह उसके देश की नहीं बल्कि जापानियों के कंट्रोल में थी, जो चीज उसे अगली सुबह को पता लगी जब कुछ दुश्मन उसकी ही तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले वो उसे पकड़ सके वो पहले ही छुप गया और उनमें से कई को मौत के घाट उतार दिया गया। परंतु तादाद कम होने के कारण आखिरी में उसे खुद को उनके हवाले करना ही पड़ता है, वरना वो खुद की जान से हाथ धो बैठता। अब कैंप में उसे लाया गया तो उसने देखा कि वहां सिर्फ वो अकेला नहीं बल्कि उसके देश के और भी सैनिक हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए जान की बाजी लगाई। लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ कैदी हासिल हुई, जो नरक से भी बदतर थी। जब जापानी कमांडर लीटो को बुलाया गया तो उन्होंने जेम्स को देकर कहा, हमारे पास पहले से ही बहुत से कैदी है, औरों को रखने की अब जगह नहीं है, इसीलिए इसे ले जाकर मार दो। उसके ऑर्डर के बाद चीफ अपने कुछ गार्ड के साथ उसे जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं ताकि आराम से मार सकें। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवार की धार उस पर आजमा पाते, उससे पहले ही जेम्स ने उनके सर को कलम कर दिया और भाग निकला। बीच में उसे एक पुराना प्लेन भी दिखा जिसे छुपा कर रखा गया था। हालांकि वो उनसे ज्यादा देर बच नहीं पाता क्योंकि उसके पीछे अभी भी वो पड़े हुए हैं, इसीलिए उसने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कब उसका पैर एक जाल में फंस गया, जिसके कारण लेकिन एक बार फिर से वो उनके चंगुल में फंस जाता है। और दोबारा जब उसे कमांडर के पास लाया गया तो उसे देखकर पूछते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे। साथ वालों ने बताया इसने भागने की कोशिश की और साथ में चीफ को भी मार दिया। और ये सुनते ही कमांडर उसके बैज को छीनते हुए कहते हैं, आज रात तुम अपनी जिंदगी का जश्न मना लो, क्योंकि कल का सूरज तुम्हारे लिए दर्द का प्रतीक बनेगा। उसके जाने के बाद एक सिपाही ने पूछा, आपने इसे मारा क्यों नहीं? उसने जवाब में कहा कि मैंने इसकी आंख में मौत का डर नहीं देखा, इसीलिए इसे इतनी आसान मौत देना सही नहीं होगा। जितना हो सके तड़पाओ, और जब ये खुद बोल दे कि या मुझे मौत दे दे तो मार देना, और जब ये खुद बोल दे कि या मुझे मौत दे दो तो इसे मार देना। जेम्स अब जब उस कैंप में गया तो वहां मौजूद कैदियों ने उसे बात करने की कोशिश की, जो अलग अलग देश के थे, जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाया गया था। रॉनी नाम का एक कैदी जो कि अमेरिकन था, और बताया कि वो लोग भले ही दुश्मन हैं जेल में, लेकिन यहाँ भी वो एक आर्मी का डिसिप्लिन रखते हैं और यही चीज उन्हें मजबूत बनाती है। और ये सुनकर जेम्स को भी अच्छा लगता है। अब अगले दिन उसे बाहर लाया गया क्योंकि आज उसकी फाइट थी, वो भी जापान के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट फाइटर से। पर उससे पहले वो 3 कैदियों से लड़ता है, जिन्हें वो चुटकी बजाते ही मार कर खत्म कर देता है। लेकिन जब जेम्स की बारी आई तो उसने उसे लड़ना शुरू कर दिया, जो देख लीटो भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी ये टेक्निक जिसे देखकर वो हैरान था। अगले ही पल जेम्स ने अपना एक खास पंच मारा, जिसके बाद वो फाइटर कभी उठ नहीं पाया। उसकी इस काबिलियत को देखकर लीटो अपने फौरन कैंप में चला गया। सोच में पड़ गया कि ये कैसे उसे हरा सकता है। इतने में वहां पर जेम्स को लाया गया। इस बीच हम डैनी को देखते हैं, जो एक नर्स थी जिससे जबरदस्ती वहां काम करवाया जाता है। वार्नर ने जेम्स से पूछा कि उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी है, क्या उसने जापान से ये सीखा है? तो उसने जवाब में कहा उसने ये दुनिया के हर कोने से सीखा है, जिसमें जापान भी शामिल है। उसके इस जवाब से कैंप में एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसे जवाब आज से पहले किसी ने नहीं दिए, क्योंकि बाकियों के अंदर मौत का खौफ था, लेकिन यह आदमी तो बेखौफ है। उसके जाने के बाद एक ऑफिसर कमांडर से फिर कहता है, आप इसे ज्यादा दिन जिंदा रखकर गलती कर रहे हैं, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। पर कमांडर का कहना था वो उसे इतनी जल्दी नहीं मारेगा, बल्कि पहले खूब मजे लेगा, फिर आखिरी में मौत देगा। वापस कैंप में जाने पर जेम्स अपने नए दोस्तों के साथ बैठता है और उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सभी अब उसके फैन बन चुके हैं, क्योंकि अब सबके अंदर उम्मीद पैदा कर दी है उसने, यहाँ तक कि वो सभी तो उसे अपना लीडर भी मानने लगे हैं। सुबह हुई तो एक और फाइट का इंतजाम किया गया, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 3 फाइटर थे। इस लड़ाई में हार जीत जैसा कुछ था ही नहीं, बस मौत या जिंदगी का सवाल था। लेकिन जेम्स तो यहाँ भी बाजी मान ले जाता है। उन तीनों को उनसे बड़ी ही बुरी तरह से हराया, लेकिन अंत में जिंदा छोड़ दिया। और ये देखकर लीटो जल गया, उसने खुद ही उन तीनों को मारकर खत्म कर दिया। जेम्स के 2 खास दोस्त बने हैं इस कैंप में, एक तो रॉनी था, दूसरा है हैरी, जिससे हैरी तो पूरी फिराक में है किसी भी तरह करके यहाँ से बाहर जाया जा सके। उसका कहना है कि कुछ दिन बाद ये लोग उन्हें दूसरे कैंप में लेकर जाने वाले, जो यहाँ से 30 मील की दूरी पर है। तो अगर हम उसी रास्ते के दरमियान कुछ कर दे तो हो सकता है हमारा काम बन जाए। लेकिन रॉनी जानता है कि यह जापानी बहुत ही क्रूर है, वो आधे से ज्यादा कैदियों को रास्ते में ही मार देंगे। इतने में जेम्स बोला उसे एक रेडियो चाहिए जिससे वो बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर सके।
हो सकता है हमारी आर्मी कोस्ट पर ही और हमारा काम बन जाए, पर यहाँ रेडियो आएगा कैसे? एक कैदी ने बताया, बाहर लगे एक टावर पर सोल्जर के पास रेडियो है। फिर क्या था, जैसे ही सुबह हुई सिर्फ जेम्स को छोड़कर बाकी कैदियों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया, जिससे वहां तैनाती में खड़े गार्ड्स को लगा कि वो लड़ाई कर रहे हैं और इसीलिए वो नीचे आ गए उसे अलग करने के लिए। इन्हीं का फायदा उठाकर जेम्स ऊपर जाकर रेडियो को चुरा लेता है, लेकिन जब वो पीछे की ओर जाने लगा तो उसे इस्तेमाल करने तो तभी डैनी ने उसे देखा तो वो एकदम से ही घबरा गया। जो देख पास में खड़ा एक जापानी सोल्जर उसे छेड़ने लगा, जिसका विरोध करने पर वो उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। पर डैनी ने उसे जेम्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो भी भागना चाहती है और ऐसे खुद छुपे हुए जेम्स से कहा तो उसने वादा किया कि बिना उसे लिए वो नहीं जाएगा यहाँ से। रेडियो को उसने वहीं छुपा दिया क्योंकि अभी ये सही समय नहीं इसे इस्तेमाल करने का। बाकी कैदियों ने बड़ी ही चालाकी से उसे फिर से काम में शामिल कर लिया, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। अब इनके पास रेडियो था, यानी कि आज़ादी की एक सीढ़ी इन्होंने चढ़ ली है। लेकिन ध्यान रखना होगा आगे जाने पर ये लकड़ी की सीढ़ी टूट ना जाए, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर हर समय मौसम बदलता रहता है। उस रात एक कैदी ने जेम्स को बताया, रेडियो से हम सिर्फ बातें सुन सकते हैं, अगर हमें कुछ भी यहाँ से भेजने की कोशिश की तो वो हमें जान से मार देंगे। अगर उन्हें यह पता लगा कि एक रेडियो गायब है तो वो तब तक हम पर अत्याचार करेंगे जब तक हमारी आत्मा शरीर न छोड़ दे। लेकिन जेम्स पूरी तरह से सुनिश्चित था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। परंतु अगले दिन लीटो सभी को बाहर खड़ा कर देता है क्योंकि उसे पता लगा था कुछ कैदी कैंप के उस हिस्से में देखे गए हैं जहां पर उनका जाना सख्त मना है, पर उसे पता नहीं कि वो कैदी कौन थे। इसीलिए वो चुपचाप उनसे पूछता है वो जो कोई भी है बाहर आ जाए। इस दौरान उसने हैरी की तरफ उंगली की और कहा कि आगे आओ, मुझे लग रहा है कि तुम ही हो। पर हैरी मुस्कुराते हुए कहता है तुम गलत शख्स की तरफ उंगली उठा रहे हो। इतने में उसके पीछे खड़ा कैदी कांपने लगता है। जो देख वो समझ गया कि यही है, इसीलिए उसने बाहर निकाला और अपने दूसरे साथी का भी नाम बताने को कहा। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी जान बख्श देगा। लीटो से इस जाल में वो आ गया और अपने दूसरे साथी का भी नाम बता दिया, जिसके बदले में अंत में दोनों को ही मौत नसीब हुई। इन चीज़ों को देखने के बाद जब ये कैंप में बैठे तो एक कैदी जिसे इन दोनों के अलावा भी पता था कि बाहर कैसे जाया जा सकता है, लेकिन उसने किसी को ये नहीं बताया। पर जब बाकियों को ये पता चला तो उन्होंने उसे पूछ लिया कि आखिर उसने क्यों किया। तो उसने कहा कि वो डर गया था कहीं वो उसे धोखा ना दे दे, वरना वो भी उन्हीं की तरह मारा जाएगा। लेकिन सबकी विनती के बाद में वो जेम्स को उस ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता ही देता है। फिर जेम्स रेडियो लेकर बाहर एक जगह चला गया, जहां उसने जब उसे ऑन किया तो सुना कि कुछ अमेरिकन नाफाज कोड में बात कर रहे हैं। इसे डिकोड कर पाना आसान नहीं है। इधर एक जापानी जब कैदियों के कैंप में आया तो उसे जेम्स अपनी जगह पर नहीं मिला। जो देख वो समझ गया कि जरूर वो कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप बाहर आ गया। अब ऐसा उसने क्यों किया ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। फिलहाल अगले दिन जब ये तीनों काम कर रहे होते हैं तो जेम्स ने बताया कि कल उसने उन्हें सुना था, लेकिन वो लोग किसी नफास कोड में बात कर रहे हैं जिसे कि मैं समझ नहीं सकता। लेकिन हाँ, मुझे इतना समझ में आ गया कि वो यही हमारे करीब में ही है और यहाँ मैंने उस दिन ग्लैडिएटर को देखा था, यानी कि उसी प्लेन का वो जिक्र करता है जिसे उस दिन भागने के दौरान उसने देखा था। पर हैरी बताता है कि उसमें मोटर नहीं है, वो उड़ नहीं सकता है। तो जेम्स उसे कहता है कि वो कोई आम ग्लैडिएटर नहीं है, बल्कि उसमें हुक है। तो अगर कोई दूसरा पायलट हिम्मत करके अपने प्लेन को नीचे करे तो वो उसे उठा सकता है। लेकिन वो दोनों ही उस चीज़ से राजी नहीं थे क्योंकि इसमें बहुत ही कम चांसेस है सफलता के, क्योंकि वो हुक टूट भी सकता है और तब अगर वो नीचे आए तो पक्का मरेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेम्स को लीटो एक बार फिर अपने कैंप में बुलाता है। उसे नफाजा कोड के बारे में पूछता है, पर जेम्स मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता और अगर जानता भी होता तो कभी नहीं बताता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। तब दोबारा से वही चीफ कमांडर से बोला कि आप मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो इसे मारने का। अब हमें इसे जिंदा नहीं रखना चाहिए। पहली बार हमने कमांडर की आंखों में डर देखा, वो भी मौत का डर। उसका कहना था कि उनके चारों तरफ अमेरिकन और ब्रिटिशर्स हैं, किसी भी समय उन पर हमला हो सकता है। वो एक खास कोड में बात कर रहे हैं जो अगर समझ में आ जाए तो हमारी जीत हो सकती है। अगले दिन जेम्स को रस्सियों से बांधकर खूब मारा जाता है, जिससे वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में उसे लड़ने के लिए भी कहा गया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खोले गए किसी घायल शेर की तरह वो सभी पर टूट पड़ा और इस बारी किसी पर भी रहम नहीं खाया। वो अपनी बार बार हार को खुद की आंखों से देख लीटो गुस्से में आकर कुछ कैदियों को खुद के हाथों से ही मार देता है। तो वहीं जेम्स वो दर्द के मारे बेहोश हो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो जापानी के मेडिकल कैंप में था। इन्होंने काफी अच्छे से उसका इलाज किया। ये सब डैनी देख रही होती है, जो उसे बताती है कि कमांडर को पता चल चुका है अब उन्हें हमला
कि अब उन पर हमला होने वाला है, लेकिन अगर सच में हमला हो गया तो वो सभी को मार देंगे, इसीलिए तुम लोगों को उससे पहले ही कुछ करना होगा। अब जब जेम्स वापस कैंप में आया तो उसके साथियों ने बताया जब वो यहाँ मौजूद नहीं था तो उनके ऊपर अमेरिकन प्लेन गुजरे थे जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो यहीं पास में ही है और जल्दी हमला भी करेंगे, इसीलिए हमें जल्दी उन्हें सिग्नल भेजना होगा। लेकिन कुछ कैदी इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि अगर जापानियों को हल्का सा भी पता लगा उन्होंने सिग्नल भेजे तो वो उससे पहले उन्हें मार देंगे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी वो मारे जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि कुछ करना ही होगा। एक रात ये तीनों ही छुपकर उस ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह पर जाते हैं जिस बारे में उस कैदी ने बताया था, लेकिन वहाँ कुछ गार्ड से इनकी झड़प हो जाती है जिसमें वो उन्हें मार देते हैं, और अब अगर ऐसे में भागे तो इनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है, इसीलिए उन्होंने वापस मुड़ने का निर्णय किया। लेकिन अगले दिन लीटो को खबर लग गई कि कुछ कैदी भागने की फिराक में थे। इस बारी उसने हैरी को पकड़ा, उसे बुरी तरह से मारा क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला तो ये नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेता, इसीलिए उस पर और जुल्म करना शुरू करते हैं। जो देख जेम्स आगे आता है, कहता है कि उसने ये सब कुछ किया, पर लीटो मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे अब उसके साथी भी चाहिए थे, इसीलिए अब उसने कैदियों को उसके सामने लाया और कहा कि अगर तुम इसे मार दोगे खुद के हाथों से तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान बख्श दूंगा, क्योंकि मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था। लेकिन जेम्स कभी भी किसी मासूम निहत्थे को नहीं मारेगा, इसीलिए वो इनकार करता है। तब लीटो खुद उसे जान से मारता है। अब वो हैरी के साथ भी यही करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब गया वो तो मानो शेर ही बन गया। उसने उसके शरीर के उसके मांस के टुकड़ों को भी खींचकर बाहर निकाल लिया। जो कोई भी उसके सामने आया सभी को मार दिया। जो देख गार्ड ने उसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अगले दिन जेम्स लीटो के पास उसने कहा कि वो उसके दोस्त को छोड़ दे, अगर उसमें हिम्मत है तो आकर उससे लड़े। लेकिन लीटो अच्छे से जानता है कि ये लड़ाई उसके मुकाबले की नहीं है, इसीलिए वो हंसना शुरू करता है। जो देख जेम्स ने उसके मुंह पर कह दिया कि वो कायर है, मौत से डरता है, अगर मर्द है तो छाती चौड़ी करके बाहर आए और लड़े मेरे से। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जेम्स को समझ में आ गया था कि यही मौका, उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए वो रॉनी से कहता है आज रात हमें सिग्नल भेजना ही होगा, पर उसमें हमें कुछ नफास कोड के वर्ड डालने होंगे जो जापानी समझ नहीं पाएंगे और उसी में उलझे रहेंगे और इधर हमारा काम हो जाएगा। रॉनी को यह आइडिया ठीक लगा, इसीलिए वो दोनों ही रात होते ही छुपकर कैंप से बाहर आ गए और रेडियो को ऑन करके सिग्नल देना शुरू कर दिया। इनसे जितना हो सके इन्होंने उतनी जल्दी उतने छोटे शब्दों का प्रयोग करके सिग्नल दिया, पर रॉनी को यह डर लग रहा है कहीं ये जल्दबाजी में तो वो समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, पर जेम्स को यकीन था कि वो जरूर आएंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग वापस कैंप पहुंचे तब तक सब कुछ बदल चुका था। लीटो को पता चल गया है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दोनों को पकड़ लिया गया और खूब मारा गया। लेकिन जब सुबह हुई तो आसमान से सूरज की रोशनी नहीं बल्कि अमेरिकन के बम गिर रहे थे, जिसने जापानियों को बहुत ज्यादा नुकसान किया। इस बीच जिन किसी कैदियों ने भागने की कोशिश करी उन्हें वहीं मारकर खत्म कर दिया गया और बाकियों को अभी भी बंदी बनाया गया है। डैनी आकर फौरन जेम्स और रॉनी के हाथ खोलती है और बताती है कि हम पर हमला हुआ है, अमेरिकन आ चुके हैं, यही मौका है हमारे पास। रॉनी ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन अभी उन्हें पहले दूसरे रेडियो से कुछ और सिग्नल देने होंगे, तभी वो लोग ग्लैडिएटर तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए उन्हें दोबारा से उसी टावर पर जाना पड़ेगा, वहां तो पहले से ही गार्ड खड़े हैं। तब डैनी और इसके साथी कहती हैं तुम लोग जाओ, हम इनका ध्यान भटकाते हैं। उन्होंने वही किया और इधर से ये दोनों बड़ी आसानी से ऊपर चले गए और सिग्नल दिया। जब जेम्स ने नीचे देखा तो वहां उसके साथी और बाकी कैदियों को जापानी एक एक करके मार रहे थे। अब दोनों ही खूब लड़ते हैं और इसमें जेम्स की जीत भी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अहम समय पर वहां रॉनी आकर उसे रोक लेता है क्योंकि अभी उनके जाने का समय है। प्लेन किसी भी समय आ जाएगा, इसीलिए उसे जिंदा ही छोड़कर वो भागने लगते हैं। पर चीफ जो कि जिंदा था वो उन दोनों पर ही गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी कमांडर लीटो आकर उसे रोक देता है। हालांकि उसने उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन जेम्स ने उसकी आंखों पर वो और हार की शर्म देखी थी, जिस चीज का पता लीटो को भी लग चुका है कि उसका देश अब हार चुका है। ये लोग फौरन जाकर उस ग्लैडिएटर पर बैठ जाते हैं जिस पर रॉनी ने एक हुक लगा दिया। अब जैसे ही वो अमेरिकन प्लेन उनके करीब आता है, इनके प्लेन को भी अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। जो देख सभी बहुत खुश थे कि वो बच गए, वो मौत के मुंह से बाहर आ गए थे। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बाकी के कैदी जो नीचे थे वो अभी भी उसका जुल्म सहेंगे, जिन्हें देखकर जेम्स वादा करता है कि वो वापस आएगा और उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि उसके लिए इंसानियत सबसे बड़ी है। सीन यहाँ से 15 साल आगे बढ़ता है, जो लीटो के पास जाता है अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसके बेटे यानो से हुई, जिसने बताया कि उसके पिता की 1 साल पहले मौत हो चुकी है, पर उन्होंने अपने आखिरी समय में तुम्हारे बारे में मुझे बताया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हार की शर्म और कायरता के दबाव के नीचे रख दी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसका बदला मेरे स्टूडेंट तुमसे लेंगे। ये मेरी विनती है,
जेम्स मान गया। यानो ने अपने सबसे खास पैतरों को पेश किया, लेकिन जेम्स को पहले से सब कुछ पता था। अगर वो चाहता तो उसे मारकर खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो देख यानो का सर इज्जत और सम्मान से झुक गया। अंत में उसने उससे कहा कि मेरे पिता ने कहा था तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारी एक कीमती चीज उनके पास है। यानो उसे वही बैज दिखाता है जो जंग के दौरान लीटो ने उसे छीन लिया था, लेकिन आज उसका बेटा उसे वो लौटा देता है, जिसे लेकर जेम्स वहां से सारे गिले शिकवे भूलकर वापस आ गया और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।